हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट का अगला टॉपिक, जिसका नाम है कूलॉम नियम। ठीक है। जिस तरीके से हमने इस वीडियो के पहले जो है दो और वीडियोस में जो है हम लोग आवेश के बारे में पढ़ चुके थे, आवेशों के गुणधर्म के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है। ये सदिश है कि अदिश है, ये सब चीजें जो है हमने इसके पिछले वीडियो में जो है देख चुकी थी। ठीक है। तो अगर आप ये वीडियो डायरेक्टली देख रहे हो तो पहले मैं बोलूंगा कि प्लेलिस्ट में जाओ और ऊपर के दो वीडियो जो अपलोड हुए हैं उनको पहले देखो। ठीक है। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक और चीज मैंने देखा कि जब मैंने सेकेंड वीडियो डाला था, ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट का सेकेंड वीडियो, तो उसमें कुछ लोग उसको डिसलाइक किए हुए हैं। ठीक है। तो मैं उनको ये नहीं बोल रहा हूँ कि उन्होंने डिसलाइक क्यों किया। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको इस वीडियो में अगर कोई चीज प्रॉब्लम लग रही है तो आप उसको कमेंट करके मेरे को बताओ, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्या कर सकूं, जब नया वीडियो बनाऊं नए टॉपिक पर तो उसको मैं इम्प्रूव कर सकूं। ठीक है। और वैसे भी मैं ये वीडियो जो है सिर्फ और सिर्फ हिंदी मीडियम के लिए लाया हूं, और मैंने आपको बताया था कि मैं हिंदी मीडियम से भले ही पढ़ा हुआ हूं, लेकिन मैं 7 साल से इंग्लिश मीडियम में टीचिंग कर रहा हूं। ठीक है। लेकिन लॉकडाउन के कारण मुझे पता है कि स्पेशली जो रूरल एरियाज के जो लोग होते हैं, गांव के लोग होते हैं, उनको ये फैसिलिटीज नहीं मिल पाती हैं। तो इसीलिए मैं क्या किया, हिंदी मीडियम के लिए ये इनिशिएटिव जो है लिया हूं, ताकि हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो पीछे ना हो जाए, क्योंकि मैं पढ़ा हुआ हूँ, स्कूल लाइफ मेरे को पता है कि किस किस तरीके की समस्याओं से हमको जूझना पड़ता है। तो ये हमारा इंडिया है, एक लोकतांत्रिक देश है। आप यहाँ पर किसी को कुछ भी बोल सकते हो, किसी का वीडियो लाइक कर सकते हो, डिसलाइक कर सकते हो, जो भी करना है आप कर सकते हो। ठीक है। बस मेरा कहने का रीजन ये था कि अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम लग रही है कि सर राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है या वॉइस क्लियर नहीं हो रही है, आप उसको मेरे को कमेंट करके बताओ। बिल्कुल डरो नहीं कि कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो वो जो प्रॉब्लम है उसको मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में इंप्रूव करूंगा, और हाईली एनर्जेटिक के साथ जो है और अच्छे से जो है क्या करूंगा, मैं आपके सामने वीडियो को लेके आऊंगा। ठीक है। क्या होता है, जब आप डिसलाइक कर देते हो तो थोड़ा सा मोरल जो होता है डाउन हो जाता है। ठीक है। तो वैसे मैं दो लोगों के डिसलाइक से कोई बहुत बड़ा मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़ रही है, आप बच्चे हो, आपको समझ में आता है कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, तो आप मुझे बिल्कुल जो है बता सकते हो। ठीक है। बस इतना कहना था। और जो डिसलाइक करने वाले, थैंक यू। ठीक है। आप लोगों ने कुछ देखा होगा तभी किया होगा, तो का उसको अच्छा होता कि मेरे को कमेंट करके बता देते, तो मैं उसको क्या कर सकता था, इंप्रूव कर सकता था। ठीक है। चलो, अब आगे आते हैं हम लोग किस पर, कूलॉम नियम के बारे में। ठीक है। जैसा कि पिछला वीडियो में हमने देखा, जब हमने प्रयोग किया था तो हमको वहां पर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों का नामकरण किया था। तो उसके साथ हमको ये भी चीज पता चल गई थी कि जो सजातीय आवेश जो होते हैं उनमें प्रतिकर्षण होता है, और विजातीय आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। ये चीज हमको पता चल गई थी। लेकिन अभी तक हमको ये नहीं पता चला था कि अगर दो आवेश अगर हमारे पास रखे हुए हैं कुछ दूरी पर, जैसे ये दो आवेश रखे हुए हैं, Q1 और Q2 आवेश रखे हुए हैं, और दोनों के दोनों क्या है, मान लेते हैं धनात्मक हैं, तो इन दोनों आवेशों के मध्य कितना प्रतिकर्षण होगा ये हमको नहीं पता है। मतलब हमको पता है कि प्रतिकर्षण होगा, लेकिन कितना प्रतिकर्षण होगा, वो मैग्नीट्यूड, वो क्वांटिटी, हम लोग परिणाम जानना चाहते हैं। ठीक है। एक होता है क्वालिटी और दूसरा होता है क्वांटिटी। तो क्वालिटी तो हमको पता चल गया, इसका गुणात्मक मान कि दोनों में क्या होगा, इनमें क्या गुण है प्रतिकर्षण करने का। लेकिन हम लोग मात्रात्मक जानना चाहते हैं, इसका परिमाण जानना चाहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को कितना ताकत से दूर करेंगे, या अगर यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है तो हम लोग ये कोशिश करेंगे, मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि इन दोनों में जो है कितना आकर्षण होगा, उसको हम लोग पता लगाना चाहते हैं। दोनों के बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण बल और दोनों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल कितना होता है। और वैसे भी बल तो एक फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स, तो हम लोग भी इसको क्वांटिटी के टर्म्स में जानना चाहते हैं। तो फिर इसी को सॉल्व करने के लिए, इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कूलॉम। कूलॉम ने जो है इस पर क्या किया, बहुत सारा जो है अध्ययन किया। ठीक है। और अध्ययन करने के बाद फाइनली इन्होंने जो है जो मैग्नीट्यूड हमको चाहिए था, जो हमको मात्रात्मक जो है बल चाहिए था, मतलब नंबर के टर्म्स में, वो हमको कूलॉम ने बता दिया। ठीक है। अब थोड़ा सा ये देखते हैं कि कूलॉम ने जो है ये फोर्स बनाया कैसे, मतलब इन्होंने जो नियम बनाया दो दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल के लिए, वो जो है आया कहां से। तो कूलॉम ने जो है ये जो दो आवेशों के बीच में लगने वाला फोर्स है, इसको बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, जो न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम था, आपने पढ़ा होगा कक्षा 11वीं में और कक्षा 9वीं में भी आपने पढ़ा होगा, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है। सार्वत्रिक
गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, आपने पढ़ा है। तो इसी को आधार मानकर जो है कूलॉम ने क्या किया, ये फॉर्मूला जो है बनाया। अब कूलॉम को क्या लगा कि जिस तरीके से मास में आकर्षण और मास में तो हमेशा आकर्षण ही होता है, तो जिस तरीके से दो पिंडों के बीच में जो है न्यूटन ने जो है आकर्षण बल का गणना किया था, तो उसी तरीके से क्यों ना वही सिस्टम हम लोग आवेश पर भी लगा कर देखें। ठीक है, मतलब आइडिया किसका है, न्यूटन का। ठीक है, उसने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम बना दिया है, लेकिन उसका यूज हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, ताकि हम लोग आवेश के लिए रूल बना सकें। ठीक है, तो कूलॉम ने क्या किया, इसका कॉपी किया। अब एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम क्या था। तो वो था, इसको हम लोग बोलते हैं एफजी, ग्रेविटी फोर्स। तो अगर आपके पास दो पिंड हैं, एक है m1 और दूसरा है m2, ठीक है, और दोनों के बीच में जो लगने वाला जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच का मान लेते हैं डिस्टेंस r है, तो न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या बोलता है कि दोनों पदार्थों पर या दोनों निकायों पर लगने वाला जो बल जो होता है वो दोनों पदार्थों के गुणनखंड के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उन दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। और जब हम लोग दोनों को मिलाकर लिखते हैं तो हम लोग कैसा लिख सकते हैं, दोनों को मिलाकर m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर लिख सकते हैं। अब अगर इस ये जो प्रोपोर्शनलिटी के जो चिन्ह है, इसको अगर मैं हटाना चाहूंगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक नियतांक लगाना पड़ेगा। और वो नियतांक क्या होता है, आप सबको पता है, वो नियतांक होता है कैपिटल जी, जिसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी बोलते हैं। तो Fg बराबर क्या हो जाता है, कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरीके से आवेशों के लिए जो है किसने बनाया, कूलॉम ने बनाया। ठीक है, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा क्या किया, चेंज किया। अब चेंज क्या किया, देखो, मास और चार्ज, मतलब ये जो द्रव्यमान होता है और जो आवेश होता है, दोनों में कुछ अंतर होता है। ठीक है, थोड़ा सा वो अंतर भी देख लेते हैं कि मास और चार्ज में जो है क्या डिफरेंस जो है होता है। ठीक है, मास मतलब पदार्थ, भार, चार्ज मतलब आवेश, ये चीज जो है थोड़ा सा देख लेते हैं। मास जो होता है, मतलब ये क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब एक अदिश राशि होती है। चार्ज भी एक अदिश राशि है। ठीक है, मास का डेफिनेशन क्या होता है, किसी पदार्थ के अंदर कितना उसमें जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है भरे हुए। ठीक है, पदार्थ के भार से आशय क्या होता है कि उस पदार्थ के अंदर कितनी छोटी छोटी चीजें भरी हुई हैं। और जबकि चार्ज क्या होता है, यह तो किसी पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक होती है। ठीक है, उसके बाद मास में जो मतलब भार में जो बल लगता है वो हमेशा कौन सा बल होता है, आकर्षण का बल होता है। मतलब दो पिंडों के बीच में कभी भी जो है प्रतिकर्षण का बल नहीं लगेगा, हमेशा क्या होगा, आकर्षण बल होगा। जबकि आवेशों के केस में क्या होता है, प्रतिकर्षण बल भी लगता है और आकर्षण बल भी जो है लगता है। ठीक है, मास जो होता है वो समय के हिसाब से बदलता है। मतलब अगर पदार्थ अगर रुका हुआ है तो उसका मास कुछ और होगा, और अगर पदार्थ दौड़ रहा है मतलब मूव कर रहा है तो उसका मास जो है कुछ और होगा। ठीक है, मतलब आवेश, मैंने बताया था ना, आवेश की चौथी गुण क्या होती है कि चाहे वो स्थिर अवस्था में हो चाहे गतिशील अवस्था में हो, उस पर आवेश जो होता है वो निश्चित होता है। लेकिन मास के केस में ऐसा नहीं होता है। मास अगर रुका हुआ है तो कुछ और होगा, जब वो गतिशील अवस्था में होगा तो कुछ और होगा। और कितना बदलता है, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। देखो, आइंस्टीन ने बताया था कि जो गतिशील मास है, मूविंग मास है, वो स्थिर मास का इतना गुना होता है, 1 अपॉन वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, जहां पर एम क्या है, जब गति कर रहा होगा उस समय कितना मास है, यही तो हमको निकालना है। और एम जीरो क्या है, जब स्थिर अवस्था में है तब उसका मास कितना है, फिर अंडर रूट 1 माइनस वी, मतलब वो वस्तु कितना गति से दौड़ रही है, और सी मतलब प्रकाश की गति। तो इससे आप निकाल सकते हो कि जब कोई पदार्थ या जब कोई निकाय गति कर रहा होगा तो उसका मास क्या होगा। तो मास जो होता है वो परिवर्तनीय होता है स्थिर अवस्था और गतिशील अवस्था में, जबकि आवेश जो होता है ये परिवर्तनीय नहीं होता है। चाहे ये रुका हुआ हो चाहे ये दौड़ रहा हो, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा वो क्या होगा, निश्चित होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कूलॉम्स लॉ पर। तो कूलॉम्स ने भी क्या किया, इसी तरीके से जो है न्यूटन के बेसिस पर जो है क्या किया, इन्होंने जो है हमारे लिए फॉर्मूला बनाकर दिया। तो उसको हम लोग देखते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास दो आवेश हैं। ठीक है, कोई भी दो आवेश ले लेते हैं। अब इसका हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, परिणाम की, इसके गुणात्मक की बात नहीं करेंगे कि प्लस प्लस है कि माइनस माइनस है। ठीक है,
वो जो भी होगा वो हमको पता चल जाएगा। तो दो आवेश हैं Q1 और Q2 और दोनों के बीच की जो दूरी है वो है R। ठीक है, तो कूलम ने न्यूटन के जैसे ही कॉपी किया और इन्होंने बोला कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल मतलब इलेक्ट्रिकल फोर्स, ये क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स था, गुरुत्वाकर्षण बल था। ये क्या है, स्थिर वैद्युत। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, ये किसके अनुक्रमानुपाती होता है, दोनों आवेशों के गुणनखंड के अनुक्रमानुपाती होता है। इन्होंने पहला ये बताया। ठीक है, दूसरा क्या बताया कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल जो होता है वो एक और क्वांटिटी पर निर्भर करती है और वो क्या है, दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, सेम टू सेम क्या बोलते हैं, न्यूटन जैसा ही। ठीक है, अब दोनों ही देखो एक ही मतलब दोनों क्या है, दोनों फोर्स जो है आवेशों पर लगने वाले ही बल को बता रहे हैं। मतलब दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को ही तो दोनों इक्वेशन बता रहे हैं ना, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो हम लोग दोनों समीकरणों को क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों को जोड़कर क्या लिख सकते हैं कि Fe इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, अब अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को अगर हम लोग हटाएंगे तो हमको एक कांस्टेंट नियतांक यूज करना पड़ेगा। तो वो नियतांक क्या होता है, यहाँ पर वो नियतांक होता है C। कई जगह आपको K भी मिलेगा, कई जगह आपको K डेस मिलेगा। ठीक है, तो आप जिस बुक को फॉलो कर रहे हो ना, आप उसी बुक को जो है ले लेना, उसके हिसाब से जो है ले लेना कि ये जो नियतांक है ये C है कि K है। इसको मैं C अभी ले रहा हूं क्योंकि K जो होता है वो एक और मात्रात्मक गुण होता है जिसको हम लोग बोलते हैं परावैद्युतांक, उसको दर्शाता है। तो उस K को जो है मैं कंफ्यूज ना हो करके यहाँ पर C ले लेता हूँ। अगर यहाँ भी K लूंगा तो वहां भी मेरे को K लेना पड़ेगा, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं यहाँ इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए जो है मैं क्या कर रहा हूँ, एक नियतांक यूज कर रहा हूँ C, और इसको बोलते हैं हम लोग कूलॉम नियतांक। तो Fe बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये है दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मात्रात्मक मान, मतलब कितना लग रहा है, हम लोग इस फॉर्मूले से जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, और C का जो मान होता है, C का मान जो है 9 गुणित 10 की घात 9 होता है। ठीक है, अब C का इकाई क्या होगा, तो C का इकाई हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, वैसे तो इसका इकाई क्या होगा, Fe का इकाई तो न्यूटन होगा भैया, फोर्स का, चाहे वो मोशन पर लग रहा हो फोर्स, चाहे इलेक्ट्रिकल हो चाहे ग्रेविटेशनल हो, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। और C के मान कितना होता है, 9 गुणित 10 की घात में 9 होता है। अब जो है हम लोग क्या चाहते हैं कि इस C की इकाई जो है हम लोग क्या करें, ढूंढें। C की इकाई कितनी होती है ये हम लोग ढूंढना चाहते हैं। तो C का इकाई जब आप ढूंढोगे तो C को यहीं पर रहने देते हैं। ठीक है, तो देखो फोर्स मतलब बल, बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। C का तो हमको चाहिए, आवेश का गुणनखंड Q1 और Q2, तो Q1 के लिए इकाई क्या होगा, कूलम, छोटा सी लिख दिया मैंने। Q2 का भी क्या होगा, C। और दूरी R मतलब क्या है, दूरी, दूरी का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो यहां से जब C का इकाई आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इधर जाके ये मीटर स्क्वायर गुणा हो जाएगा और C क्या हो जाएंगे, C स्क्वायर, और C स्क्वायर धरा किसको क्या करेंगे, भाग देंगे। तो कूलम नियतांक का इकाई क्या होता है, याद रखना, न्यूटन मीटर स्क्वायर और अपॉन में क्या, कूलम का स्क्वायर। सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। समझ में आ गया, ये C का इकाई है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हमको चाहिए कि इसका विमीय सूत्र क्या होता है, क्योंकि विमीय सूत्र भी हमको पता होना चाहिए। एग्जाम में कई बार क्या होता है, जब आप जाते हो नीट के JEE के एग्जाम में, तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला इसका कितना होता है, चुंबकशीलता का कितना होता है, विद्युतशीलता का कितना होता है, तो ऐसे पूछा जाएगा आपको वहां पे। ठीक है, तो देखो कैसे निकालते हैं इसका, तो कक्षा 11वीं में आपने अध्याय 2 में पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तब भी कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर आपको सिखा देता हूँ कि कैसे किसी भी क्वांटिटी का जो है क्या किया जाता है, विमीय सूत्र निकाला जाता है। तो देखो न्यूटन, अगर अब आपको न्यूटन का जो है विमीय सूत्र याद नहीं है, कोई बात नहीं। न्यूटन मतलब किसका इकाई है, फोर्स का, मतलब बल का, और बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, मास मतलब केजी होता है, और इसके लिए क्या सिंबल यूज करते हैं, कैपिटल एम। त्वरण, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय, वेग बटे में समय।
तो वेग का क्या होता है, यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और त्वरण का क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। सो मीटर के लिए एल प्रति सेकेंड स्क्वायर बटे में आएगा टी स्क्वायर, तो इस टी स्क्वायर को मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। तो न्यूटन का जो है बीमी सूत्र क्या हो गया, एम एल टी की पावर -2। उसके बाद मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर का तो ऑलरेडी पता है, डिस्टेंस है तो लेंथ का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। कूलम स्क्वायर सी, सी कैसे होगा, तो देखो आपने कक्षा 10वीं में एक और चीज पढ़ा होगा कि Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी, मतलब आवेश बराबर करंट गुणित समय। तो करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर और समय का होता है टाइम। तो अब इन सब मात्राओं को यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। सो न्यूटन के जगह कितना आ जाएगा, एम एल टी की पावर -2 और मीटर स्क्वायर के जगह एल का स्क्वायर बटे में कूलम स्क्वायर। कूलम स्क्वायर मतलब क्या है हमारे पास, ये तो है ना, चार्ज ही तो कूलम होता है, तो सी का स्क्वायर करना है, मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, एटी का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कर दिया एटी का स्क्वायर। अब देखो इसको हल करो तो एल की घात में 2 और एल की घात में 1 कितने हो जाएंगे, यहाँ देख लो, ऊपर में ही देख लो, यहाँ पे जगह है, तो ये हो जाएगा m और एल की घात में कितना हो जाएगा 3, टी की घात में -2, टी की घात में -2, और ये जब कोष्ठक ओपन होगा तो ये क्या बन के बाहर निकलेंगे, ए स्क्वायर और टी स्क्वायर। फिर इसके बाद यहाँ देखो ये ए स्क्वायर ऊपर जाके माइनस हो जाएगा और ये टी स्क्वायर भी ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो -2 तो पहले से ही है, ये -2 और चले जाएगा तो कितना हो जाएगा, -4। तो क्या हो गया, m एल की घात में 3, टी की घात में -4 और ए की घात में 2, ठीक है। तो इस तरीके से हमको इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बीमी सूत्र पता चल गया, कितना है, m एल के घात में 3, टी की घात में -4 और ए की घात में 2, ये इसका क्या है, इसका बीमीय सूत्र होता है। समझ में आ गया आपको, तो कूलम का नियम हो गया, कूलम नियतांक हो गया, ठीक है, उसका इकाई हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और उसके बाद उसका हमने बीमीय सूत्र भी निकाल दिया, ठीक है। अब ये जो कूलम का जो नियतांक जो हमने यूज किया है, कूलम नियतांक, और जो हमारा ग्रेविटेशनल में जो नियतांक होता है जिसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं, और ये जो c है, ये दोनों में अंतर होता है। ये सार्वत्रिक है, सार्वत्रिक का मतलब समझते हो, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, यूनिवर्स के किसी भी कोने में चले जाओ, मतलब इस पूरे प्लेनेट में नॉर्थ पोल चाहे साउथ पोल, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जहां जाना है आपको इस g की वैल्यू क्या मिलेगी, निश्चित मिलेगी। लेकिन यहाँ पर ये जो नियतांक होता है जो कि विद्युत में है, मतलब स्थिर वैद्युत में जो नियतांक है ये c, ये सार्वत्रिक नहीं होता है। इसका मान क्या होता है, निर्भर करता है कि माध्यम कौन सा है। माध्यम मतलब दो आवेशों को आपने किस माध्यम में रखा हुआ है, ये उस बात पर निर्भर करता है। तो एक और आपको न्यूटन के फॉर्मूले में और आपको कूलम के फॉर्मूले में एक और डिफरेंस समझ में आया। एक डिफरेंस क्या है कि जी जो होता है वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, जबकि सी जो होता है वो माध्यम पर निर्भर करता है कि दो आवेश जो है कौन से माध्यम पर रखे हुए हैं, क्या वे पानी में रखे हुए हैं, क्या दोनों के बीच में पेपर है, क्या दोनों के बीच में ग्लास है या एयर है, उस पर जो है वो निर्भर करता है। तो उसी को हमको अभी थोड़ा सा और डिटेल में जो है हमको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं, उससे पहले थोड़ा सा हम लोग ये जो बुक में जो दिया हुआ है उसको थोड़ा सा जो है हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा कूलम के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि इनके बारे में जिस तरीके से न्यूटन जो है पूरा का पूरा क्लासिकल में फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है, उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल फिजिक्स में जो है कूलम्स का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, मतलब बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। तो थोड़ा सा इनके बारे में भी देख लेते हैं, फिर जो है हम लोग आगे कंटिन्यू जो है करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको कूलम का नियम समझ में आ गया होगा, और ये जो डेरिवेशन किए थे इसका इकाई और इसका बीमीय सूत्र भी अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये कहाँ के थे, इनका पूरा नाम क्या था, देखो इनका पूरा नाम था चार्ल्स ऑगस्टीन डे कूलम, और ये कहाँ के थे, वेस्ट इंडीज के थे, और एक फौजी इंजीनियर थे, मतलब आर्मी इंजीनियर, ये आर्मी में थे, ठीक है। और इन्होंने आर्मी इंजीनियर के रूप में जो है अपना करियर स्टार्ट किया। 1776 में जो है पेरिस लौट आए तथा छोटी सी संपत्ति बनाकर एकांत में जो है क्या किए, ये एक शोध कार्य करने लगे, और इन्हीं शोध कार्य की वजह से जो है क्या किया इन्होंने, ये सब नियम वगैरह जो है अभी और भी आप पढ़ोगे आगे जा जाकर, तो वहां पर जो है क्या किया, इनको जो है स्टडी जो है इन्होंने किया था, ठीक है। समझ में आ गया। अब जो है हाँ यही चीज है, देखो जो यहाँ, अच्छा
यहाँ पर जो है कूलम कांस्टेंट को जो इसने क्या ले लिया है, के ले लिया। कोई बात नहीं, आप भी चाहो तो के ले सकते हो या फिर से ले सकते हो, सी ले सकते हो तो सी ले लेना, आपको के अच्छा लगता है तो आप के ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका इकाई हमने निकाल लिया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इसकी वैल्यू भी हमने बात कर ली कि इसका वैल्यू जो होता है कितना होता है, 9 गुणित 10 की घात में 9 होती है, ठीक है। अब जो है हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा जो है और चीजों को जो है समझते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है वो कूलम के नियम पर निर्भर करता है, और कूलम का नियम किस पर निर्भर करता है, कूलम कांस्टेंट किस पर निर्भर करता है, तो वो निर्भर करता है माध्यम पर, ठीक है। और वो जो माध्यम है उसमें भी एक और चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युतशीलता, या इसी को बोलते हैं परावैद्युतांक, और इसी के लिए सिंबल यूज होता है के। तो इसीलिए जो है मैंने वहां पर सी यूज किया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं विद्युतशीलता के बारे में या फिर परावैद्युतांक, इसका सिंबल होता है के होता है, ठीक है। अब विद्युतशीलता क्या होता है इसको थोड़ा साइड में करते हैं और विद्युतशीलता को जो है हम लोग समझते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्युतशीलता से रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी मिलेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो विद्युतशीलता क्या होता है समझते हैं। तो देखो, विद्युतशीलता का अगर डेफिनेशन में आपको बताऊं तो अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, विद्युतशीलता किसी माध्यम का वह गुण होता है, ठीक है। विद्युतशीलता किसी माध्यम का वह गुण होता है जिसके द्वारा वह दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को क्या करता है, उसको जो है उसको इफेक्ट करता है, ठीक है। अब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, उनको प्रभावित करता है, ठीक है। तो एक और बार अच्छे से, विद्युतशीलता किसी माध्यम का वह गुण होता है जो कि दो आवेशों के मध्य लगने वाले बलों को क्या करता है, प्रभावित करता है। मतलब बल को या तो कम कर देगा, और वैसे जनरली कम ही करता है, कोई भी ऐसा मीडियम नहीं होता जो कि दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को क्या करे, ज्यादा करे। समझ में आ गया। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं विद्युतशीलता के बारे में। और मान लो यहाँ पर एक आवेश है Q1 और इससे कुछ दूर पर जो है क्या दूसरा आवेश है Q2, ठीक है। दोनों आवेशों के मध्य मान लेते हैं यहाँ पर हमने कौन सा माध्यम रखा हुआ है, पेपर जो है हमने दोनों के बीच में रखा हुआ है। कौन सा माध्यम है, पेपर। अब ये जो Q1 है ये मान लेते हैं ये पॉजिटिव है और ये मान लेते हैं नेगेटिव है, तो कौन सा बल लगेगा दोनों के बीच में, आकर्षण बल लगेगा। तो मान लेते हैं जो Q है वो Q2 को अपने साइड खींचने के लिए यहां से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही तो खींचेगा ना। तो मान लेते हैं कि यहां से जो है Q1 जो है Q2 को खींचने के लिए 100 धागे क्या कर रहा है, भेज रहा है। कितने धागे भेज रहा है, 100 धागे यहां से निकले किसको पकड़ने के लिए, Q2 को पकड़ने के लिए निकले। लेकिन हमने क्या देखा कि जब ये सारे के सारे धागे Q2 पर पहुंचे तो Q2 को पकड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ कितने ही धागे पहुंच पाए, 70 पहुंच पाए। तो हमने तो भेजा था 100 यहां से और पहुंचा कितना, 30, सॉरी कितना पहुंचा, 70। तो बाकी जो 30 बचे वो कहां गए, तो हम लोग बोलते हैं कि उस 30 जो धागे थे उसको इस पेपर ने क्या किया, सोख लिया, मतलब उसको जाने नहीं दिया। तो यही जो 30 है ना, यही 30 जो संख्या है ना, यही इस पेपर की क्या कहलाएगी, विद्युतशीलता कहलाएगी। तो विद्युतशीलता क्या समझ में आ गया, वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को विद्युत मतलब विद्युत क्षेत्र निकलता है जब एक आवेश से दूसरे आवेश को पकड़ने के लिए, तो जितनी लाइनें जो होती हैं, विद्युत रेखाएं जो होती हैं, उसको कितने को जाने देता है और कितने को रोक लेता है, ठीक है। तो विद्युतशीलता क्या समझ में आए, कितने रेखाओं को वो रोकता है, ठीक है। यहां पर याद रखना, जाने देता है उससे हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब है कि वो कितने रेखाओं को जो है रोक देता है। जितनी रेखाओं को वो रोकेगा वही उसकी क्या हो जाएगी, विद्युतशीलता हो जाएगी, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। आई होप थोड़ा सा अब आपको क्लियर हुआ होगा विद्युतशीलता, ठीक है। मान लो 3 लोग हैं, ठीक है। 3 लोग कौन कौन है, ए है, बी है और सी है। मैंने तीनों को 100-100 रुपए दिए और मैंने बोला, ठीक है, 100-100 रुपए दिए, मैंने बोला ये लो 100 रुपए, तीनों को 100-100 रुपए दिया, कहा जाओ 1 घंटे में क्या करना, तुमको जितना खाना है इस 100 रुपए में से जितना खर्च करना है खर्च कर लेना, और जितना खाने के बाद जितना पैसा बचेगा उसको मेरे को लाके वापिस कर देना। तीनों को मैंने 100-100 रुपए दिए। अब इन तीनों ने क्या क्या किया, देखो ए ने क्या किया, मान लो इसको बहुत जोर से भूख लगी थी, ठीक है। इसने क्या किया, ए ने जो है 70 रुपए का जो है खर्च कर दिया। कितना कर दिया, 70 रुपए जो है खर्च कर दिया, और मेरे को वापस कितना ला के देगा,
तो 70 रुपए खर्च कर दिया तो 30 रुपए वापस ला के देगा। ठीक है, बी जो था वो थोड़ा सा अच्छा बच्चा था, बोला कि सर का पैसा जो है मैं खर्चा क्यों करूं, मैं थोड़ा सा ही खा लेता हूँ, 20-30 रुपए का बाकी जो है वापस कर देता हूँ। तो इसने 20 रुपए का जो है एक छोटा सा फ्रूटी पिया और 80 रुपए जो है मेरे को वापस लाके कर दिए। ठीक है, ये तीसरा बच्चा जो था ये थोड़ा सा क्या था, मॉडरेट था, क्या मिल गया चलो एक बार खा लेता हूँ, सर का पैसा वैसे तो रोज रोज मिलता नहीं है करके इसने क्या किया, 60 रुपए जो है खर्च कर दिए और मेरे को लाके जो इसने 40 रुपए जो है वापिस कर दिया। ठीक है, अब देखो इन तीनों बच्चों ने जितना जितना पैसा कंज्यूम किया, तीनों ने जितना जितना पैसा खाया, वो इन तीनों की क्या कहलाएगी, परमिटिविटी कहलाएगी, जिसको हम लोग अंग्रेजी हिंदी में बोलते हैं विद्युतशीलता। तो अगर हम लोग इसको आदमी के बजाय अगर आवेश के टर्म्स में समझें, आवेश की भाषा में समझें, तो यहां से 100 धागे निकले, 70 धागे खत्म हो गए, कितने धागे पहुंचे, 30। तो इस मीडियम ने, यहां पर जो भी मीडियम होगा उसने 70 धागों को रोक दिया, यहां पर जो मीडियम होगा उसने 20 धागों को रोक दिया, यहां पर जो मीडियम था उसने 60 धागों को रोक दिया। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसने रोका, तो सबसे ज्यादा ए ने रोका। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ए की विद्युतशीलता सबसे ज्यादा है, फिर सी की विद्युतशीलता है और फिर सबसे कम विद्युतशीलता किसकी है, बी की है। ठीक है, तो जिसकी विद्युतशीलता जितनी ज्यादा होगी वो दो आवेशों के मध्य लगने वाले बलों को क्या करेगा, उतना ही जो है कम करेगा। समझ में आ गया। और इसके लिए विद्युतशीलता के लिए हम लोग एक चिन्ह का उपयोग करते हैं और उस चिन्ह को हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन बोलते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन मैं यहां पर लिख देता हूं, ये ई नहीं है ना, एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन, EPSLON। ठीक है, एप्सिलॉन। ठीक है, समझ में आ गया। तो विद्युतशीलता दो आवेशों के मध्य लगने वाला प्रकृति का वह गुण होता है जो कि यह बताता है कि दोनों के बीच में बल जो है कितना कम होगा, कितना प्रभावित होगा। ठीक है, अब जो है थोड़ा सा और इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, कि अब एक चीज देखो, अगर विद्युतशीलता ज्यादा होगी तो बल कम होगा कि ज्यादा होगा। आप वीडियो पॉज करो और 2 मिनट खुद सोचो, ये तीन केस को ही लो और इस तीनों केस को आवेश की भाषा में समझो कि अगर विद्युतशीलता ज्यादा होगी तो दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल कम होगा कि ज्यादा होगा। ठीक है, वीडियो पॉज करो और सोचो। ठीक, आपने सोच लिया होगा, तो अब हम लोग इसको समझते हैं। तो देखो, इसकी विद्युतशीलता सबसे ज्यादा है और आवेश में दूसरे आवेश को पकड़ने के लिए कितनी लाइनें पहुंच रही हैं, सिर्फ 3, सिर्फ 30। तो 30 लाइनें जो है दूसरे आवेश को खींच कर ले जाने की कोशिश करेंगे। यहां पर कितनी लाइनें उसको खींच कर ले जाने की कोशिश करेंगे, 80 लाइनें उसको खींचेंगी। यहां पर कितनी लाइनें खींचेंगी, 40 लाइनें। ये तो प्रैक्टिकल है कि जो ज्यादा लाइनें से खींचेगा, ज्यादा ताकत से खींचेगा, उसका बल क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसका मतलब आपको एक चीज समझ में आया कि ये जो विद्युतशीलता है और दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है, वो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, व्युत्क्रमानुपाती हैं। दोनों क्या हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। कैसे, इसकी विद्युतशीलता सबसे ज्यादा थी तो इसको खींचने के लिए सबसे कम 30 धागे पहुंचे। इसकी विद्युतशीलता सबसे कम थी लेकिन इसने 80 धागे भेजे खींचने के लिए। इसका मतलब क्या है कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल जो होता है वो क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, विद्युतशीलता के। समझ में आ गया। तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन। ये चीज आपको समझ में आई। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा एक और चीज समझते हैं। ठीक है, एक और चीज हम लोग समझते हैं। ठीक है, नीचे समझते हैं, नीचे जगह है हमारे पास, हाँ है। ठीक है, एक आवेश जो होता है वो अपने चारों तरफ क्या करता है, एक विद्युत क्षेत्र बनाता है, मतलब अपने चारों तरफ जो है लाइनें बनाती हैं। ठीक है, विद्युत लाइनें बनाती, विद्युत रेखाएं बनाती हैं। अभी हम लोग एक दो वीडियोस के बाद विद्युत रेखा पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये अपने चारों तरफ क्या करती है, विद्युत रेखाएं जो है बनाती है। अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे है कि एक आवेश जो है अपने या एक बिंदु जो है अपने चारों तरफ कितना एंगल बनाता है, कितना कोण बनाता है। ठीक है, मतलब एक बिंदु के चारों तरफ का जो कुल कोण जो होता है वो कितना होता है। तो आप बोलोगे सर 360 डिग्री। ठीक है, और जो कि क्या है, गलत हो जाएगा। मतलब सही है लेकिन अभी इस केस में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 360 डिग्री जो बनता है वो आंसर सही है, लेकिन 360 डिग्री जो होता है वो कहां बनता है, 2D में बनता है। 2 डायमेंशनल में किसी पॉइंट के अराउंड जो टोटल एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री।
लेकिन अगर आप स्पेस पर बनाओगे मतलब 3 डायमेंशनल, आपने पढ़ा होगा 2D जिसमें सिर्फ लेंथ होता है और ब्रेड्थ होता है, लंबाई और चौड़ाई होती है, लेकिन 3D जो होता है जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। तो अभी जो ये आवेश जो रखा हुआ है वो पेपर पर नहीं रखा, वो स्पेस पर रखा हुआ, मतलब 3 डायमेंशनल है। तो किसी भी 3 डायमेंशनल पॉइंट के चारों तरफ जो टोटल एंगल जो बनता है वो होता है 4 पाई। 4 पाई मतलब कितना हो जाएगा, कितना होगा भाई, 720 डिग्री। तो याद रखना 2D में जो एंगल बनता है किसी पॉइंट के अराउंड 360 मतलब 2 पाई, और किसी स्पेस में अगर चारों तरफ उसके एंगल बन रहा है वो होता है 4 पाई। 4 पाई मतलब 720 डिग्री, 720 डिग्री। ठीक है, इसने अपने चारों तरफ कितने लाइनें बनाई, इसने अपने चारों तरफ 4 पाई लाइनें मान ले बनाई। ठीक है, हम लोग समझ लेते हैं कि एक एक कोण पर एक एक लाइनें बन रही हैं। तो इस बिंदु के मतलब इस आवेश के चारों तरफ जो है कितनी लाइनें बनेंगी, 4 पाई। अब इन लाइनों में से यहां पर जो दूसरा जो आवेश है Q2 उसको पकड़ने के लिए क्या सारी लाइनें जाएंगी, क्या एक ही लाइनें जाएंगी? तो ऑब्वियस से बात है भाई, एक ही लाइन ही तो इसको पकड़ने के लिए जाएगी, बाकी सारे लाइनें तो इधर 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 भाग जाएंगी। मतलब इसके और इसके बीच में सिर्फ एक ही लाइन होगा। वैसे तो यहाँ बहुत सारे होंगे, ऐसा होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, लेकिन इन दोनों को बीच में जो जोड़ने वाला जो रेखा होगा वो सिर्फ एक ही होगा। मतलब अगर मैं इस विद्युत रेखा की बात करूं कि यह विद्युत रेखा कुल विद्युत रेखाओं का कितना भाग है, तो बोलोगे 1/4 पाई भाग है। समझ में आया, 1/4 पाई भाग है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, ये जो फोर्स है, अगर आप इस प्रोपोर्शनल साइन को फिर से हटाना चाहोगे तो भैया आपको फिर से कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, फिर नियतांक लगाना पड़ेगा। तो वो नियतांक होता है हमारा 1/4 पाई। तो 1/4 पाई नियतांक मैंने क्यों लगाया, अब आपको समझ में आ गया, क्योंकि एक ही लाइनें जो हैं दो आवेशों को जोड़ती हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है, फोर्स है, वो कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, ये तो हमारा क्या है, ये तो हमारा मीडियम है, कूलम का कांस्टेंट। और पूरा बल कितना हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर देखो एक चीज देखो, इस एप्सिलॉन नॉट को भी भूल जाओ, अभी सिर्फ हमारे पास क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दो आवेशों के मध्य रखने वाला बल इतना होता है। अब आप बोलोगे सर कि हमको तो बुक में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिया है, यहाँ पर एक और बिंदु लगा दिया, लेकिन आपने तो बिंदु हटा दिया। ठीक है, तो फिर कैसे करेंगे हम लोग, तो कैसे करोगे देखो आगे। ठीक है, अब हमको यहाँ से एक चीज पता चल चुकी थी कि किसी भी आवेश पर लगने वाला जो बल जो होता है वो किसी माध्यम की जो है विद्युतशीलता पर निर्भर करता है। मतलब फोर्स जो होता है, अभी अभी तो डिस्कस किए थे ना कि विद्युतशीलता का व्युत्क्रमानुपाती जो है होता है। इसका मीनिंग एक और, यहां से एक और मीनिंग निकल कर आ रही है, क्या चीज, कि विद्युतशीलता जितनी कम होगी फोर्स उतना ज्यादा होगा। ठीक है, विद्युतशीलता जितनी ज्यादा होगी फोर्स उतना कम होगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, ये हर में है और ये अंश में है, तो उल्टा रिलेशन चलेगा। ठीक है, अब हम लोग एक ऐसा जगह ढूंढना चाहते थे जहां पर दो आवेशों के मध्य जो है क्या हो, जो बल जो लगे वो एकदम अधिकतम हो। मतलब एक ऐसा जगह इस दुनिया में हम लोग ढूंढना चाहते थे कि जिस जगह पर जो है दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल कितना हो, अधिकतम हो। ठीक है, तो उसको हमने क्या किया, ऐसा जगह हमको मिल गया, और वो जगह कौन सा होता है, वो जगह है हमारा मुक्त आकाश, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फ्री स्पेस, मुक्त आकाश, या फिर इसी को जनरल टर्म्स में हम लोग बोल देते हैं निर्वात। लेकिन जो मुक्त आकाश होता है और जो निर्वात होता है ना, इन दोनों में ना बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बहुत थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है कि जब हम लोग निर्वात की बात करते हैं तो निर्वात में प्रेशर 0 होता है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन निर्वात में हम लोग ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वहां पर कोई भी कण नहीं होगा। मतलब ये पॉसिबल है कि किसी निर्वात के अंदर प्रेशर 0 होने के बावजूद भी उसके अंदर में कोई कण उपस्थित हो सकता है। लेकिन मुक्त आकाश एक ऐसा जगह होता है जहां का प्रेशर तो 0 होता ही है, साथ ही साथ वहां पर कोई भी कण जो है उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, दो आवेशों को लेकर गए हम लोग, कहां पर लेकर गए, मुक्त आकाश पर। और मुक्त आकाश कहाँ मिलेगा, तो जैसे जैसे आप अर्थ के सरफेस पर ऊपर जाते जाओगे प्रेशर कम होते जाता है, ग्रेविटी कम होते जाता है, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर हमको मुक्त आकाश मिल जाता है।
तो जब ये दो आवेश क्या थे, मुक्त आवेश में रखे गए थे, तो उस समय इन दोनों के बीच में जो लगने वाला जो फोर्स था वो एकदम अधिकतम था। मतलब सबसे ज्यादा बल दो आवेशों के मध्य कहाँ लग सकता है, चाहे वह आकर्षण का हो चाहे वह प्रतिकर्षण का हो, वो कहाँ लग सकता है, मुक्त आकाश में जो है लग सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर बल अधिकतम है मतलब उस जगह पर विद्युतशीलता क्या होगी, सबसे न्यूनतम होगी। तो बल अगर सबसे अधिकतम है तो उस जगह पर उसकी विद्युतशीलता उतनी ही कम होगी। और ये सबसे कम विद्युतशीलता है पूरी दुनिया में, जितनी भी चीजें आपको पता है, जितने भी मीडियम्स आपको पता है, उन सब जगह पर जो है सबसे कम विद्युतशीलता किसका होता है, मुक्त आकाश का। तो इसीलिए हमने इसके नाम के साथ हमने क्या लगा दिया, ये नॉट लगा दिया। इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट। और ये क्या दिखाता है, एप्सिलॉन नॉट हमको ये दिखाता है कि आपके फॉर्मूले में अगर एप्सिलॉन नॉट आया है मतलब वो किस केस के लिए है, वो मुक्त आकाश के केस के लिए है। ठीक है, जहां की विद्युतशीलता क्या होती है, सबसे कम होती है। एक और पॉइंट याद करना कि इस दुनिया में विद्युतशीलता से जितनी भी मीडियम होती हैं, मतलब मैं लिख देता हूं यहां पर एप्सिलॉन एम, मतलब किसी माध्यम की विद्युतशीलता जो होती है वो हमेशा मुक्त आकाश की विद्युतशीलता से हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है। मतलब सबसे कम इसकी विद्युतशीलता, इससे जो होती है, मतलब इसकी विद्युतशीलता से पूरी दुनिया में जितने माध्यम हैं, चाहे पेपर हो, रबर हो, ग्लास हो, प्लास्टिक हो, कोई भी हो, हर माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट से क्या होता है, ज्यादा होता है। ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, फिर हमने बाद में जो है एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या किया, कैलकुलेट किया, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना आ गया, 8.854 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। और इसका यूनिट क्या आ गया, तो जो ऊपर में जो यूनिट आया था उसका उल्टा कर दो। क्यों उल्टा कर दो, क्योंकि ये तो कूलम्स कांस्टेंट का था, और कूलम्स कांस्टेंट क्या था, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट था। तो ये यहाँ चले जाएगा, के नीचे आ जाएगा, तो इसका यूनिट भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। आपको समझ में आ गया ये चीज। ठीक है, अब यहां पर हम लोग थोड़ा सा एक और चीज देखते हैं। ठीक है, एक और चीज, इसके बाद जो ये जो डायग्राम दिया है इस पर हम लोग आएंगे। ठीक है, एक और चीज थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। कहाँ जगह, हाँ यहाँ है, जब अपने पास जगह है। ठीक, चलो देखते हैं हम लोग एक और चीज। विद्युतशीलता आपको समझ में आ गया। अब हमको जो एक चीज पढ़ना है जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव मतलब संबंध होता है, परमिटिव मतलब विद्युतशीलता। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, सापेक्ष विद्युतशीलता। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सापेक्ष विद्युतशीलता, अंग्रेजी में बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, अब ये रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, देखो इसको हम लोग दर्शाते हैं एप्सिलॉन आर से। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं सापेक्ष विद्युतशीलता। तो सापेक्ष विद्युतशीलता क्या होता है, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, कहां पर लगने वाला बल, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल मुक्त आकाश में। तो ये एक अनुपात होता है किसके किसके बीच का, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल कहां पर, मुक्त आकाश पर, बटे में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल किसी माध्यम पर, पेपर, आप जिस माध्यम पर निकालना चाहते हो उन दोनों माध्यमों पर लगने वाला बल का जो अनुपात होता है उसी को बोलते हैं सापेक्ष विद्युतशीलता। तो सापेक्ष विद्युतशीलता की परिभाषा अगर आपको लिखनी है तो आप क्या लिखोगे, सापेक्ष विद्युतशीलता दो आवेशों के मध्य लगने वाले बलों का अनुपात होता है, कहां कहां पर, जब दो आवेश कहां रखे हो, मुक्त आकाश में रखे हो, और जब दो आवेश कहां रखे हो, किसी माध्यम में रखे। ठीक है, तो देखो एप्सिलॉन नॉट मतलब मुक्त आकाश पर लगने वाला बल कितना होगा, मुक्त आकाश पर लगने वाला बल 1/4 पाई, और उसकी विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट होगी। और दो आवेश Q1 और Q2 मान लेते हैं और दोनों की दूरी मान लेते हैं r स्क्वायर। जब हम लोग किसी माध्यम पर रखेंगे तो उसकी विद्युतशीलता तो एप्सिलॉन नॉट नहीं होगी, उसकी विद्युतशीलता क्या होगी, E एप्सिलॉन नॉट m होगी, और आवेश तो दोनों में सेम ही है, तो ये हो गया r स्क्वायर। ये पूरा क्वांटिटी ये इसके साथ कैंसल, 4 पाई के साथ कैंसल, तो क्या बचा, देखो हमारे पास बचा है 1/एप्सिलॉन नॉट बटे में 1/एप्सिलॉन m। तो बटे के बटे में जब रहता है तो ये पूरा बटा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चले जाएगा। तो एप्सिलॉन r बराबर हमको क्या मिलेगा, एप्सिलॉन m बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो आप इसका एक और डेफिनेशन लिख सकते हो
कि सापेक्ष विद्युतशीलता जो होता है वो किसी माध्यम की विद्युतशीलता और बटे में मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का अनुपात होता है। आप ऐसा भी जो है लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। और अगर मैं यहाँ से अगर एप्सिलॉन नॉट की अगर वैल्यू निकालूं, इसकी वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये यहाँ चले जाएगा और एप्सिलॉन अगर मैं m की वैल्यू निकालूं, ठीक है, एप्सिलॉन m की वैल्यू निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और एप्सिलॉन r हो जाएगा। तो अगर मैं दो आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम का फोर्स का वैल्यू अगर किसी माध्यम पर निकालना चाहता हूँ, फोर्स इन एनी मीडियम, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन m लिखूंगा मैं। ठीक है, क्योंकि माध्यम पर निकाल रहा हूँ। अगर एप्सिलॉन नॉट लिखूंगा तो मैं मुक्त आकाश पर निकाल रहा हूँ। तो इसी एप्सिलॉन m को अगर मैं चाहूँ विद्युतशीलता के रूप में अगर दर्शाना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन r लिख सकता हूँ और Q1 Q2 बटे में r स्क्वायर। तो ये जितने भी टर्म्स जो दिख रहे हैं ना वो सब एक ही हैं, बस फॉर्मूला एक है, अलग अलग रूपों में, कहीं पर एप्सिलॉन m दिखेगा, कहीं पर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r दिखेगा। ये चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है, और इस रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, इस रेशियो को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युत स्थिरांक। ठीक है, आगे पढ़ोगे चैप्टर 2 में, जब वहां पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल, ऐसा कुछ टॉपिक है, एक एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा मेरे को, हाँ वहां पर जो है हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब हमारा काम मुक्त आकाश की परमिटिविटी से हो जा रही है तो हमको रिलेटिव परमिटिविटी की क्या जरूरत पड़ी, सापेक्ष विद्युतशीलता की क्या जरूरत पड़ी। तो इसका कारण है, देखो, जैसे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी थी, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 थी। अगर मैं आपसे बोलूं कि दो आवेशों के मध्य पेपर है और पेपर की विद्युतशीलता कितनी है, 1.85 इंटू 8 ये इतना है इंटू 10⁻⁻19 ऐसा है। तो ऐसी चीजें जो है हमको याद रखने में प्रॉब्लम होती है। अब खुद देखो, किसी भी चीज को अगर मैं बोल दूं 1.2364 इंटू 10⁻18, इतना बड़ा नंबर याद रखने में क्या होता है, दिक्कत होता है। तो हम लोग क्या चाहते हैं, इसको छोटा करना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, जो मुक्त आकाश का जो विद्युतशीलता है उसको हमने नियत कर दिया और बाकी सारे माध्यम की विद्युतशीलता को हम लोग किससे तुलना कर करके नाप लेंगे, मुक्त आकाश की विद्युतशीलता से जो है नाप लेंगे। अब कैसे नापेंगे, देखो, अगर मैं आपके सामने रखूंगा कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है वो 1/10 है। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा कि दो आवेश हैं Q1 और Q2, दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है उसके बीच की जो विद्युतशीलता है वो 1/10 है। तो 1/10 किसका, 1/10 है हमारा जो मुक्त आवेश में जो लग रहा था, मुक्त आकाश में जो दो आवेशों के मध्य बल लग रहा था उसका 1/10 है। इसका मतलब समझ में आया कि किसी माध्यम पर लगने वाला बल अगर 1/10 है मैं बोलता हूं तो ये 1/10 किसका होगा, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, जब वो दोनों कहाँ होंगे, जब वो दोनों होंगे मुक्त आकाश में। चीजें आपको समझ में आ गई। ठीक है, मतलब दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल अगर मैं 1/10 से बोलता हूं, इसका मतलब 1/10 हो गया किसके किसके तुलना में, मुक्त आकाश की तुलना में। तो अब ये 1/10 हमको समझ में आता है कि हाँ, अगर पहले मुक्त आकाश में अगर 100 न्यूटन का बल लग रहा है तो उसका 1/10 हो गया, मतलब अब कितना बल लग रहा है, 10 न्यूटन का माध्यम में आने से लग रहा है। तो ये चीजें हमारे लिए समझना क्या हो जाती है, इजी हो जाती है। और ये जो डिनोमिनेटर में जो संख्या है ना, ये संख्या कहलाती है इसकी विद्युतशीलता, और पूरा का पूरा 1/10 क्या कहलाएगा, बल। ठीक है, तो रिलेटिव परमिटिविटी या सापेक्ष विद्युतशीलता हमको ये बताता है कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल मुक्त आकाश की तुलना में कितना कम हो गया है। जैसे मैं बोलता हूं कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल 1/15 हो गया है, मतलब इसका मीनिंग अब आप समझ गए, इसको पढ़ना आप जान गए। मतलब दो आवेशों के मध्य जो बल लग रहा था अब उसका 1/15 गुना जो है माध्यम में आने से लगेगा। तो ये हमारे लिए ज्यादा इजी है, 15 गुना कम हो गया, 20 गुना कम हो गया, 5 गुना कम हो गया। तो ऐसी चीजें याद रखना ज्यादा आसानी होती है रेडर देन जब आप 8.85 7.6 इतना बड़ा बड़ा डिजिट याद रखोगे। तो उस डिजिट को याद रखने से ज्यादा अच्छा क्या है कि आप ऐसे बड़ी बड़ी संख्याओं को याद कर लो, 15 गुना कम, 20 गुना कम, 200 गुना कम, 2000 गुना कम। तो ये चीजें हमारे लिए क्या होती है, इजी हो जाती है। ठीक है,
अब अगर हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी मतलब सापेक्ष विद्युतशीलता निकालना चाहते हैं किसका, मुक्त आकाश का, कि मुक्त आकाश का सापेक्ष विद्युतशीलता उसी की तुलना में कितना होता है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल इन मुक्त आकाश, और अभी हमारा माध्यम भी क्या है, मुक्त आकाश ही है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां से हमको क्या चीज समझ में आ गया कि मुक्त आकाश का सापेक्ष विद्युतशीलता का मान कितना होता है, 1 होता है। ये चीज रट लो भैया, ठीक है, कि मुक्त आकाश का सापेक्ष विद्युतशीलता का मान 1 होता है, ठीक है। तो फिर यहां से एक और कंक्लूजन निकला, तो इसका तात्पर्य ये है कि दुनिया में जितने भी माध्यम हैं सबकी विद्युतशीलता 1 से क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। एक चीज याद रखना, दुनिया में जितने माध्यम हैं उन सब माध्यम की विद्युतशीलता जो है मतलब मुक्त आकाश की सापेक्ष विद्युतशीलता से हमेशा बड़ी होती है। ये चीज याद हो गया, सबसे कम विद्युतशीलता 1 और बाकी माध्यमों की विद्युतशीलता 1 से ज्यादा होती है। जैसे आपको जब बुक देखोगे तो वहां पर जो है आपको अलग अलग माध्यम की जो है विद्युतशीलता जो है बताई गई होगी कि इस माध्यम की विद्युतशीलता इतनी है, इस माध्यम की विद्युतशीलता इतनी है करके वहां पर हमको दिया रहता है, न्यूमेरिकल में भी हमको दिया रहता है, ठीक है। तो ये हो गया रिलेटिव परमिटिविटी और कूलम्ब का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि विद्युतशीलता जो है किस तरीके से दो आवेशों के मध्य लगने वाले बलों को क्या करता है, प्रभावित करता है, किस तरीके से वो कम कर देता है, ठीक है। बीच में वो क्या करता है, चीजों को जाने से जो है रोक देता है। मतलब यहाँ पर हम लोग अभी इसको क्या बोल रहे हैं, परमिटिविटी विद्युतशीलता बोल रहे हैं। इसको आप तुलना कर सकते हो, जैसे आप क्या करते हो, गाड़ी चलाते हो, रोड पे जाते हो, तो रोड पे जब ब्रेकर आ जाता है तो आपकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, रुकावट पैदा हो जाता है। तो उसी तरीके से आप समझ सकते हो कि ये जो विद्युतशीलता जो माध्यम का गुण है ये भी क्या है, एक तरीके का रुकावट है। इसको हम लोग बोलते हैं विद्युतशीलता। क्यों, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र में हमको देखने को मिलता है। यही चीज जब हम लोग अध्याय 4 में पढ़ेंगे तो वहां पर हमको एक चीज मिलेगा, चुंबकशीलता। वो चुंबकीय क्षेत्र में लगता है, इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, चुंबकशीलता बोलते हैं। उसके बाद जब आप अध्याय 7 या 8 में आओगे तो फिर विद्युतशीलता और वेव पढ़ेंगे अध्याय 8 में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे करके, हाँ वही वेव। तो वहां पर इन दोनों में संबंध भी आएगा, और वहां पर हम लोग मैक्सवेल के 4 इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है, मैक्सवेल के 4 समीकरण, जिससे पूरा का पूरा फिजिक्स का वेव वाला पोर्शन क्या होता है, कंट्रोल होता है। तो उसमें से एक इक्वेशन जो होता है हमारा, जो कि चैप्टर 1 से हमको मिलेगा, ठीक है। 4 इक्वेशन में से एक इक्वेशन हमको इसी अध्याय से जो है मिलेगा। तो वो कौन सा इक्वेशन है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है, जब मैं आपको वो चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको समझाऊंगा। हाँ, एक और चीज याद रखना, अगर आपको ये वीडियोस अगर क्लियर नहीं दिखते हैं तो एक काम किया करो, आप अपना जो YouTube में जाके जो है वीडियो की क्वालिटी को जो है 360 किया करो, या फिर 360 से जो है 480 कर दिया करो, ठीक है। तब आपको चीजें जो होंगी वो क्या होंगी, एकदम क्लियर दिखेंगी, ठीक है। उस समय आपको ये सारे जो वर्ड्स जो लिखे हुए हैं ना, ये सब आपको क्लियर दिखेंगे, तब शायद आप लोग जो है डिसलाइक जो है नहीं करोगे, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग, ठीक है, थोड़ा सा एक और देख लेते हैं, इसी से रिलेटेड है, ठीक है, इसी से रिलेटेड है, ताकि ये वाला एक ही वीडियो में आपका पूरा का पूरा कूलॉम जो है क्या हो जाए, ऑलमोस्ट खत्म हो जाए, ठीक है। फिर अगले वीडियो में हम लोग थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स देखेंगे और अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमको एक और चीज पढ़ना है, वो है कूलॉम का सदिश रूप, ठीक है, हेडिंग डालना कूलॉम का सदिश रूप, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि जब हमारे पास सर कूलॉम का ऑलरेडी फॉर्मूला आ चुका है कि F इज इक्वल टू 1 अगर मुक्त आकाश में बल की बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ऑलरेडी आ चुका है, तो हम फिर सदिश रूप क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखो भैया, जो बल है ना, ये कौन सी राशि है, ये सदिश राशि है। ये कौन सी राशि है, सदिश राशि। और यहाँ पर जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं ये सब क्या है, अदिश राशि है। तो एक तरफ आप सदिश जैसा लिख रहे हो, दूसरी तरफ भी तो सदिश होना चाहिए, तभी तो दोनों दोनों साइडें क्या होंगी, बराबर होंगी। तो बल चूंकि सदिश राशि होता है, इसीलिए हम लोग कूलॉम के नियम को क्या करना चाहते हैं, सदिश रूप में दर्शाना चाहते हैं। इसीलिए हमको कूलॉम की सदिश रूप की जो है जरूरत पड़ती है, ठीक है। किसकी जरूरत पड़ती है, सदिश रूप की जो है जरूरत पड़ती है। बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, देख लेते हैं। मान लो यहाँ पर एक आवेश है जिसका नाम है Q1,
और यहाँ पर दूसरा आवेश है, यहाँ पर इसका नाम है Q2। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की जो दूरी है इसको सदिश रूप में अगर हमको दर्शाना है तो थोड़ा सा हमको एक तरीका जो है समझना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं एरो इधर लगा रहा हूं Q1 और Q2 के बीच में दूरी को दर्शाने के लिए, अगर मैं एरो इधर लगा रहा हूं, तीर चिन्ह इधर लगा रहा हूं, तो इस दूरी को दर्शाने के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा R और मैं क्या लिखूंगा 2 और यहाँ लिखूंगा 1। तो इसका नाम क्या होगा R21, क्योंकि ये वेक्टर रूप है तो R21। तो इस R21 में से पहला लेटर जो होगा, मैं आपको अंग्रेजी में समझा दे रहा हूं इसका याद रखने का तरीका। जैसे मैंने 21 लिखा तो पहला जो लेटर होगा ये ये आपको क्या बताएगा, टूवर्ड्स बताएगा। टूवर्ड्स मतलब होता है किस ओर जा रही है, और दूसरा लेटर जो बताएगा वो बताएगा आपको फ्रॉम, कहां से जा रही है। ठीक है, तो पहला लेटर बताएगा आपको किधर, दूसरा अक्षर आपको बताएगा कहां से। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, R21। तो पहला वाला जो होगा नंबर वो किसको बताएगा, आपको 2 याद रखने ना, 2 मतलब टूवर्ड्स, किस तरफ जा रही है, और दूसरा लेटर आपको बताएगा फ्रॉम मतलब कहां से जा रही है। तो अगर मैं R21 लिखता हूं तो इसका मतलब आप समझ गए कि ये दिशा कहां जा रही है, 2 की तरफ जा रही है, और कहां से जा रही है, 1 से जा रही है। अगर मैं यहीं पर ऐसा लिख देता हूं R12 तो इसका मतलब क्या है कि दिशा कहां है, 1 की तरफ, और कहां से कहां तक है, 2 से 1 की ओर। किस ओर है, 2 से 1 की ओर। समझ में आ गया। तो पहला लेटर बताता है टुवर्ड्स, किस तरफ जा रही है, दूसरा लेटर बताता है कि कहां से जा रही है। ठीक है, ये हो गया दूरी के लिए। अगर मैं यहां पर आपको 2-3 आवेश दे दूं, Q1, Q2, Q3, और अगर मैं आपसे पूछूं कि R13 कहां पर है बताओ, तो देखो पहला लेटर किधर बताता है, किस ओर जा रही है, मतलब किस ओर जा रही है, 1 की तरफ जा रही है, और कहां से जा रही है, 3 से जा रही है। तो आप क्या करोगे, 1 और 3 वाले आवेशों को ऐसा जोड़ोगे और तीर चिन्ह कहां लगाओगे, ऊपर की तरफ, क्योंकि जा कहां रही है, 1 की तरफ। ठीक है, अगर मैं वहीं पर आपसे बोलूं कि R32 बताओ, इसको ये कहां है खोज के बताओ, तो पहला लेटर किधर, टूवर्ड्स मतलब 3 की ओर, और दूसरा क्या है, कहां से, तो 3 की तरफ आ रही है, कहां से आ रही है, 2 से। तो इन दोनों को जोड़ देंगे और ऐसा तिर चिन्ह लगा देंगे। चीजें समझ में आ गई है, तो इस तरीके से आपको याद रखनी। ठीक है, अब ऐसा कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है ना, ठीक है, कहीं पर किसी बुक में ऐसा नहीं लिखा है कि आप इसी तरीके से दर्शा सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो आप उल्टा भी दर्शा सकते हो, कोई मतलब कोई फिक्स रूल साइंटिस्ट लोगों ने नहीं बताया। ठीक है, लेकिन हाँ, एक नियम पकड़े रहोगे तो डेरिवेशन करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया दूरी। ठीक है, अगर मैं एरो ऐसा लगा देता तो यहां पर मेरे को लिखना पड़ता R12। अब ये जो आवेश है Q1, ये Q2 पर बल लगा रहा होगा, और Q2 भी क्या कर रहा होगा, Q1 पर बल लगा रहा होगा। तो अब मैं बताना चाहता हूं कि ये जो Q1 है ये Q2 पर कितना बल लगा रहा है। तो मैंने यहाँ पर एक एरो लगाया, और एरो पे यहाँ पर मैंने F लिखा, F मतलब फोर्स, और मैंने क्या लिखा, फोर्स मतलब यहाँ पर क्या लिखा, F21। ठीक है, यहां पर मैंने क्या लिखा, F21। अब इसमें पहले 2 का मतलब क्या है, इसमें पहले 2 का मतलब है ऑन, और दूसरे का मतलब है बाई, मतलब फोर्स ऑन 2 बाई 1। अब यहां पर इस 2 का हिंदी में मतलब क्या होगा, किस पर लग रहा है बल, दूसरे नंबर के आवेश पर, लगाने वाला कौन है, 1। तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फोर्स ऑन, मतलब किस पर, तो दूसरे नंबर के आवेश पर, लगाने वाला कौन, मतलब बाई, बाई 1। तो अब फोर्स को भी आप समझ गए कि फोर्स पहला लेटर क्या बताएगा, ऑन, किस पर लग रहा है, दूसरा लेटर कौन बताएगा, कौन लगा रहा है। इसी आवेश में अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर मैं मान लेता हूं एक और आवेश डाल देता हूं Q4, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर मैं आपसे बोलूं कि F24 मतलब F24 वाला बल कहां है बताओ, तो पहला लेटर क्या बताएगा, फोर्स ऑन 2, और दूसरा लेटर क्या बचाएगा, बाई। तो आप क्या करोगे, फोर्स ऑन 2 दूसरे नंबर के आवेश पर बल लग रहा है, और लगाने वाला कौन है, चौथा नंबर। तो आप एरो ऐसा लगाओगे, तो ये किसको दिखाएगा, फोर्स 24 को। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि F12 कहां है, मतलब F12 मतलब फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू मतलब बाई 2,
तो ये यहाँ से ऐसा जुड़ेगा और इसके ऊपर में आप लिखोगे F12। समझ में आ गया ये चीज? ठीक है, तो आई होप आप दूरी को भी समझ गए होंगे कि दूरी में पहला अक्षर किसको बताता है, दूसरा अक्षर किसको बताता है, और बल में भी पहला अक्षर किसको बताता है, दूसरा अक्षर किसको बताता है, ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलो अगर आप समझ गए होंगे तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। Q1 ने Q2 पर जो बल लगाया, Q2 भी Q1 पर कुछ बल लगाएगा और वो इधर बल लगाएगा, तो मैं इसका नाम क्या रखूंगा, आप लोग जल्दी बताओ। तो फोर्स ऑन 1, और लगाने वाला बाई कौन है, बाई है 2, तो ये हो जाएगा फोर्स 1 2 और ये हो जाएगा फोर्स 2 1। तो ये आपको समझ में आया कि R12 R21 F12 F21 क्या है, चीजें आपको समझ में आ गई। अगर मैं एरो ऐसा लगा दूंगा तो ये हो जाएगा R12 डिस्टेंस क्या है, टुवर्ड्स, और ये फ्रॉम। ठीक है, चलो अब डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा भी पिक्चर था, ठीक है, डेरिवेशन तो है अभी हमारा स्टार्ट होगा यहाँ से। तो देखो कूलम के नियम से हमको पता है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हमें ज्ञात है कूलम के नियम से, कूलम के नियम से, कूलम के नियम से हमको क्या ज्ञात है कि किसी भी आवेश पर लगने वाला जो बल है वो कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है ये अदिश राशि है, लेकिन हम लोग तो सदिश राशि निकालना चाहते हैं, और उसमें भी क्या, फोर्स 2 1 और फोर्स 1 2। तो किसी को भी एक को पहले निकाल लेते हैं, मान लेते हैं हम लोग फोर्स 1 2 निकालते हैं, तो वेक्टर F12। अब ये तो वेक्टर हो गया, लेकिन इधर वाली क्वांटिटी तो अभी भी स्केलर है, मतलब अदिश राशि है। तो किसी अदिश राशि को आपको सदिश राशि में बदलना है, तो आप कैसे बदलोगे, और आपको बदलना इस तरीके से है कि इसका मैग्नीट्यूड, इसका परिमाण, इसका परिणाम जो है ना बदले, मतलब इसका मात्रात्मक मान ना बदले, सिर्फ वो क्या हो जाए, स्केलर से जो है वेक्टर हो जाए। मतलब इसका मैग्नीट्यूड बदलना नहीं चाहिए, इसका मान जो है बदलना नहीं चाहिए, लेकिन वो सदिश राशि में बदल जानी चाहिए। तो कैसे बदलोगे? ठीक है, तो वापस से क्लास 11th में याद करो, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा इकाई सदिश, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो इकाई सदिश एक ऐसा सदिश होता है जिसका परिणाम कितना होता है, जिसका परिमाण कितना होता है, एक, लेकिन जिसके पास दिशा होती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर जो है पढ़ेंगे, यूनिट वेक्टर का उपयोग करेंगे। मतलब इकाई सदिश, इकाई सदिश एक ऐसा सदिश होता है जिसका परिमाण एक होता है, लेकिन जिसके पास डायरेक्शन होती है, और जिसको हम लोग एक कैप से दर्शाते हैं, या बी कैप, सी कैप, डी कैप, आप जो भी कैप से दर्शाना चाहो उसको दर्शा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक इकाई सदिश का गुणा करेंगे, और उस इकाई सदिश का नाम क्या है, इकाई दूरी का। ठीक है, इकाई दूरी का, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब सदिश राशि होती है दूरी। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूंगा R12 और कैप। याद रखना यहाँ पर आपको कैप लगाना जरूरी है, अगर आपने कैप नहीं लगाया इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड बदल जाएगा। एक कैप लगा दिए मतलब इसका परिणाम एक, मतलब परिमाण एक है लेकिन दिशा है, और किसी भी संख्या को जब एक से गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कैप लगाना आपको जरूरी है। ठीक है, अब आपने एक और चीज पढ़ा होगा कि किसी भी इकाई सदिश को कैसा लिखा जा सकता है, उसका फुल सदिश, फुल वेक्टर बटे में उसका मॉड्यूलस, ऐसा लिखा जा सकता है, आपने पढ़ा होगा। तो उसी तरीके से इस R12 को अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। ये भी तो हमारा क्या है, इसको भी तो मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ, R12 डिस्टेंस लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर R स्क्वायर है, तो मैंने यहाँ पर जो है वेक्टर लगाया और वेक्टर का मैंने मॉड्यूलस लगाकर स्क्वायर कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ही तो है, बस इसका डिजाइन मैंने चेंज कर दिया। तो इसका डिजाइन मैंने चेंज करके कैसा लिख दिया, वेक्टर R12 और मॉड्यूलस और इसका स्क्वायर। तो देखो मॉड्यूलस लग गया, अब मतलब ये एक अदिश राशि बन गया, भले ही आपको सदिश जैसा दिख रहा होगा, लेकिन मॉड्यूलस लगने के बाद ये अदिश हो चुका है। ठीक है, और इस कैप को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो फुल वेक्टर R12 अपॉन में उसका मॉड्यूलस। ठीक है, तो R12 का मॉड्यूलस। अब देखो ये भी R12 का मॉड्यूलस है, ये भी R12 का मॉड्यूलस है, इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है, तो दोनों घातें जुड़कर कितनी हो जाएंगी, घातें जुड़कर जो है 3 हो जाएंगी। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपॉन R12 और वेक्टर का क्यूब, ठीक है। और ऊपर वाला तो रहेगा ही। अब आप ये मत बोलना डेढ़ होशियार बन के कि सर यहाँ 3 है यहाँ 1 है, काट देते हैं। अरे भैया नहीं काट सकते, ये सदिश राशि है, ये मॉड्यूलस लग गया मतलब अदिश राशि है भैया, समझ गए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फोर्स F12। अब ये हमारा कहलाएगा कूलम का सदिश रूप। तो जिस तरीके से हमने क्या किया F12 लिखा, इसी तरीके से आप F21 भी लिख सकते हो। तो कहाँ बदलाव आएगा, यहाँ जहां 12 दिख रहा है यहाँ 21 कर देना, यहाँ भी आप 21 कर देना, तो आपको क्या मिल जाएगा F21 मिल जाएगा। समझ में आ गया। तो उसको हम लोग नीचे लिख सकते हैं, उसके लिए दोबारा डेरिवेशन हम लोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे उसी प्रकार F21 ये जो होगा ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 के मॉड्यूलस का क्यूब और R21 का वेक्टर, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये जो दो आवेश थे ना, दो आवेशों के बीच का जो डिस्टेंस था, जो दूरी था, मतलब ये वाला R12 और R21, यहाँ एक आवेश है यहाँ एक आवेश है, दोनों के बीच की दूरी क्या है, सेम है। चाहे इधर से नापो चाहे इधर से नापो, तो दूरी तो सेम है लेकिन दिशाएं क्या हैं, अलग अलग हैं। R21 इधर जा रहा है, R12 इधर जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे आगे, इन दोनों इक्वेशन को लिखने के बाद, दोनों एक्सप्रेशन को लिखने के बाद, चूंकि R12 और R21 ये दोनों सेम है लेकिन दोनों के दिशाओं में अंतर है, तो दोनों के दिशाओं में अंतर है मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। तो आप इसमें से या तो इसको दूसरे रूप में बदल दो, मतलब 2 1 के रूप में बदलो, चाहे इसको 1 2 के रूप में बदलो। जब आप इन दोनों मानों को रखोगे तो यहाँ से आपको एक रिलेशन मिलेगा कि अगर ये और ये दोनों बराबर हैं और बस माइनस चिन्ह का अंतर है, तो इसका मतलब मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि F12 जो होगा वो क्या होगा, माइनस ऑफ F21 होगा, क्योंकि दिशाएं अलग, बस दिशाएं अलग अलग है, बल तो बराबर है। इसका मतलब आपको समझ में आया कि पहला आवेश दूसरे आवेश पर जितना बल लगाता है, दूसरा आवेश भी पहले आवेश पर उतना ही बल लगाता है। ये बराबर चिन्ह वही बता रहा है लेकिन विपरीत दिशा में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कूलम का सदिश रूप। आप एक कदम और जाना चाहो तो आप एक कदम और जाकर ये लिख सकते हो कि F12 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर का जो समेशन होता है कितना होता है, 0 होता है। मतलब किसी निकाय पर लगने वाला कुल बल जो होता है वो शून्य होता है। आप ऐसे भी इसको बता सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया कूलम का सदिश रूप और अदिश रूप, कूलम का नियम, विद्युतशीलता। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई चीजें प्रॉब्लम लग रही है तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना कि सर इस वीडियो में यहाँ पर हमको समझ में नहीं आया या ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। ये वीडियोस मैं सिर्फ और सिर्फ हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ही बना रहा हूँ ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो। अदरवाइज नहीं तो मेरे पास इंग्लिश मीडियम के क्लासेस लेने के लिए इतने सारे कोर्सेस मेरे पास हैं अभी की पूछो मत, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों के लिए ये कर रहा हूँ तो थोड़ा सा आप भी इसको कंट्रीब्यूट करो, थोड़ा सा मेरे को, ठीक है, सपोर्ट करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।